साल 2008 में ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ लोगों का दिल दहलाया बल्कि यूएसए जैसे डेवलप कंट्री की पुलिस और कानून व्यवस्था का माहौल बनाया। अब अगर ऐसे देश में हालात ऐसे हैं तो दूसरे थर्ड वर्ल्ड नेशंस के कैसे होंगे। एक लड़की का शोषण कुछ इस चालाकी से किया गया कि सालों तक लोगों ने यकीन ही नहीं किया कि उसका शोषण हुआ भी है। पर ताज्जुब की बात ये थी कि जब वो अपराधी सामने आया तो पता चला कि उसने उसके फहरिस्त में 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 30 से भी ज्यादा औरतों का शोषण किया, जिसमें नाबालिग बच्चियां, लड़कियां और उम्र दराज बूढ़ी औरतें भी शामिल थी। आज की खूबसूरत सुबह वाशिंगटन डीसी के लिनवुड शहर के लिए आज कुछ ज्यादा ही अलग सी थी, लेकिन लिनवुड में रहने वाली मरी एडलर के लिए ये सुबह पिछली रात की तरह ही काली थी। सरकारी अपार्टमेंट के बाहर पुलिस की कार आती है। कमरे में हम मरी को देखते हैं, डरी सहमी सी वो बैठी हुई थी और उसकी फॉस्टर माँ जूडिथ आकर उसे पानी पिला रही होती है। पुलिस ऑफिसर मरी से उसके हालत और हुए हादसे के बारे में इंक्वायरी करने लगते हैं, जिसमें मरी उसे बताती है कि उसका रेप हुआ है, यानी उसका शारीरिक शोषण किया गया है। पर इसके बारे में उसे और विस्तार से बताने पर जोर दिया जाता है, जिस पर इस दुखद घटना की जानकारी वो कुछ इस तरह देती है। कल देर रात नींद न आने की वजह से वो काफी लंबे वक्त तक जागी रही। रात के 3 बजे सो पाई और अचानक ही उसे गहरी नींद में अपनी आगोश में ले लिया। लेकिन उसी दरमियान कोई नकाबपोश उसके कमरे में घुस आया। उसने आते ही मरी के ही शू लेसेस निकाल कर उससे मरी के दोनों हाथ बांध दिए और उससे किसी तरह की आवाज करने को मना किया, वरना वो उसे मार भी सकता है। ऐसी धमकी उसने दी। उसकी आंखों पर पट्टी लगाने के बाद उसने उसका बलात्कार किया। इतने डिटेलिंग के बावजूद भी पुलिस वालों का मन नहीं भरा, तो उसने कुछ बेहद पर्सनल सवाल भी मरी से पूछे, जिन्हें बताने में मरी हिचक रही थी। तो जूडिथ के कहने पर उसने इनके भी जवाब बारीकी से दिए। शारीरिक शोषण करने के बाद जाने से पहले उसने मरी के कुछ फोटो खींचा, फिर धमकी दी कि अगर इसके बारे में वो पुलिस को बताएगी तो वो उससे और उसकी इस हालत की फोटो को वायरल कर देगा, एड्रेस के साथ। वो कैसा दिखता था या पूछने पर मरी ने बताया कि एक तो उस आदमी ने नकाब पहना हुआ था और बाद में आंख में पट्टी भी लगाई। उसे जो नजर आया उसके हिसाब से उस आदमी की हाइट 6 फुट रही होगी, रंग गोरा और आंखें ब्राउन थी। पुलिस वालों को बयान देने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ डिटेक्टिव रॉबर्ट और डिटेक्टिव प्रूट भी पहुँचे। वही दोनों मरी के केस को हैंडल करने वाले थे। मरी को न चाहते हुए भी वही सारे डिटेल्स शुरुआत से और विस्तार से दोबारा उन्हें बताने थे। इस पर मरी हैरान थी और गुस्से में थी। अभी तो उसने ये सब बताया था। जितनी बार वो अपने साथ हुए हादसे का बयान देती उतनी ही बार उसे ये सब उसके साथ फिर से हो रहा है जैसा महसूस होता। अब उसे प्रिलिमिनरी मेडिकल के लिए भेज दिया गया। वहाँ पर भी तीसरी बार उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका बयान देना पड़ा। ये वाकई में बहुत ट्रॉमेटाइज करने वाला एक्सपीरियंस था। इसके बाद उसके कपड़े वगैरह जांच करने के लिए मेडिकल वालों ने ले लिया, क्योंकि उसमें दोषी आदमी का स्पर्म, डीएनए या बाकी कोई सबूत हो सकता है। बिना कपड़ों के उसकी फोटोज ली गई, यूरिन और सलाइवा के सैंपल्स भी लिए गए। माना कि ये फॉर्मेलिटीज जरूरी है गुनहगार को पकड़ने के लिए, लेकिन मरी को देख के पता चल रहा है इन सारे फॉर्मेलिटीज और पुलिस के रुखाई से वो और गहरे सदमे में जा रही थी। इधर फॉरेंसिक वाले भी सबूत ढूंढ रहे थे। घर में और आस पड़ोस में सबसे पूछताछ भी हुई, मगर हैरानी की बात ये थी कि किसी ने भी कुछ नहीं देखा था। ना ही घर में किसी के घुसने के सुराग थे, एक फिंगरप्रिंट भी नहीं मिला था। इधर मेडिकल कराने के बाद वो बेका के साथ अपने चिल्ड्रन केयर अलॉटेड होम में लौट आई, जहाँ वो अपने दोस्तों से मिली जो उसकी ही तरह इस सरकारी घर में रहते थे, जहाँ वो बच्चे जो अनाथ थे या अडॉप्टेड नहीं थे या फॉस्टर केयर में नहीं रहते, वो सब रहते थे और अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। आज सब वहाँ मौजूद थे मरी की खातिर, उसे मेंटल सपोर्ट देने और इस मुश्किल के घड़ी में उसकी हिम्मत बांधने। मरी उन सब के सामने और इमोशनल हो जाती है। बेहद भारी मन से उन्हें बताती है कि उसकी गलती बस इतनी सी ही थी कि उसने सोने से पहले अपना दरवाजा खिड़की ठीक से चेक कर बंद नहीं किए, और इस छोटी सी गलती की उसे बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। वार्डन बेका ने उसे कल दूसरा कमरा देने का वादा किया, क्योंकि इसलिए आज की रात वो अपनी फ्रेंड एमेलिया के कमरे में ही सोने गई। पर जब भी वो सोने के लिए आंख बंद करती तो बार बार वो नकाबपोश आदमी और वो हादसा उसके जहन में आता। परेशान होकर वो अपनी पुरानी फॉस्टर मॉम कोलिन को उसकी हालत
हालत के बारे में बताती है। ये जानकर कोलिन और उसके हस्बैंड दोनों बहुत दुखित थे कि अचानक उस बेचारी के साथ ये क्या हो गया। मरी एक अच्छी बच्ची थी, उनके हिसाब से वो ये सब डिजर्व नहीं करती। सुबह दोबारा मरी को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। ये चौथी बार था जब उससे उसके साथ हुए हादसे के बारे में बयान देना था। मरी इस बार खुद को संभाल नहीं पाई और उसके सब्र का बांध टूट रहा था। जैसे गलती किसी और की थी, पर वो जो कि खुद विक्टिम है उसे ही अपराधी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। बार बार बयान लिया जा रहा है, पर कानून तो कानून था। मजबूरन उसने रॉबर्ट को फिर से वो सारी बात बताई कि किस तरह अपराधी के जाने के बाद उसने अपना मुंह खोला, पास की दराज से कैंची निकाल शूलेस काटे और फिर अपने फॉस्टर मॉम जूडिथ को कॉल किया, जिसने आकर पुलिस को कॉल किया। अब वापस रॉबर्ट ने एक फॉर्म पकड़ाया जिस पर मरी को वापस अपने बयान को डिटेल में लिखना होगा। फॉर्मेलिटी है कि उन्हें स्टेटमेंट रिटन में चाहिए। गुस्से से मरी के सर में दर्द शुरू हो गया और वो टेंस्ड हो गई, पर बेचारी कुछ बोल ना पाई। जब रिटन में ही चाहिए था तो पहले बुलवाया क्यों? डिटेक्टिव रॉबर्ट ने उसके उकताए हुए एक्सप्रेशन देखने के बाद फॉर्म देकर घर भेज दिया कि आराम से घर से लिख कर लाना। अगले दिन तक उसे नया कमरा मिल गया था। इस कमरे में वो शिफ्ट कर रही थी, तभी उसकी पुरानी फॉस्टर मॉम कोलिन वहाँ आई, जिसे उसने पिछली रात फोन किया था। कोलिन ने बगैर रुके उसे बाहों में भर लिया, जिससे मरी को कुछ पल का ही सही पर सुकून मिला। फिर दोनों नए रूम के लिए सामान लेने मॉल जाते हैं। पता नहीं क्या वजह थी कि मरी आज इतनी खुश थी। शायद इस बनावटी खुशी से वो अपने अंदर छुपे अवसाद को भुलाना चाहती थी। वो ऐसे बिहेव कर रही थी कि कोलिन को तो शक ही होने लगा, मानो उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। वो अपनी फेवरेट बेडशीट ढूंढते ढूंढते मॉल के स्टाफ से झगड़ा करने लगी। उसकी मॉम ने उसे समझाने की कोशिश की और दूसरी खरीदने को कहा, तो जिद पकड़ के बैठ गई कि मुझे वही बेडशीट चाहिए और गुस्से में मॉल से बाहर निकल गई। कमरे में आते ही जूते पहनकर बेड पर चढ़ गई। हद से ज्यादा शरारत भी कर रही थी। कोलिन ने काफी समझाया, फिर भी वो सुनने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक रूम में उसका अपॉइंटेड काउंसलर आया। मरी उसके सामने भी और ही बिहेव कर रही थी। वो उससे भी लेट कर बातें करने लगी। कोलिन ने उसे फटकार लगाई कि उठ के बैठे, लेकिन मरी तो मरी ही ठहरी। ना तो पहले उसकी बात सुनती थी, ना आज। इस हादसे के बाद उससे जुड़े लोग इस तरह से उससे मिलने आने लगे थे। उसके साथ सबकी सिंपैथी थी और अटेंशन भी। शायद इस अटेंशन और हमदर्दी की वजह से वो खुद सेलिब्रिटी बन गई हो, ऐसा फील करने लगी थी। इस मुश्किल वक्त में दुखी होने के बजाय और खुश दिखने की वजह से औरों को उसे देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसका शोषण हुआ है और उसे हमदर्दी की जरूरत है। इसलिए कोलिन भी वापस लौट गई, लेकिन वहाँ से जाते हुए उसने जूडिथ को फोन कर मरी की हरकतों के बारे में बताया। जूडिथ ने न जाने क्या समझा और सोचा। उसने तुरंत ही डिटेक्टिव रॉबर्ट को कॉल किया कि वो उसे मरी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती है, पर मरी को पता न चल पाए। वो भी मान गया। दोनों की मुलाकात होते ही जूडिथ ने बताना शुरू किया कि आज से ठीक 2.5 साल पहले जूडिथ ने अपने पहले फॉस्टर चाइल्ड के लिए अप्लाई किया था। सोचा कि कोई छोटा बच्चा फॉस्टर करेगी ताकि उसे माँ बनने की खुशी मिले, लेकिन उससे 16 साल की मरी मिल गई। लगभग 2 साल तक वो जूडिथ के पास रही और जब 18 की हुई तो जिद करने लगी कि उसे अकेले रहना है। जूडिथ भी उसके जिद के आगे झुक गई। लेकिन सबसे खास बात ये है कि जूडिथ ये नहीं जानती कि पहले मरी जिन लोगों के पास रहती उन्होंने उसके साथ कैसा सुलूक किया। कि मरी को अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर है, मतलब जैसे वो चाहती थी कि सबका ध्यान उसकी ओर ही बना रहे। उससे समझाने पर भी उसे ये सब नॉर्मल लगता था। जूडिथ को डर था कि इस बार अटेंशन पाने के चक्कर में कहीं उसने अपने बलात्कार की कहानी का सहारा तो नहीं लिया, क्योंकि उसे देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि उसके साथ रेप हुआ है। जूडिथ ने अनजाने में ही सही पर रॉबर्ट के जहन में शक का बीज बो दिया था। मरी को पूरी तरह समझने के लिए जूडिथ ने उसकी पुरानी फाइल दी, जिसमें मरी के बचपन और उसके सारे फॉस्टर पेरेंट्स की डिटेल्स थी। कुछ टाइम बाद हम मरी को बस में देखते हैं, जो ये देखने में मशगूल थी कि उसे कोई नोटिस कर रहा है कि नहीं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने लिखित बयान को जमा किया, पर अब तो रॉबर्ट के दिमाग में शक था ही। बारीकी से पढ़ने के बाद उसने नोटिस किया कि उसके बयान और लिखित बयान में विसंगतियां है, यानी बेमेल है। जैसे कि रेप के बाद उसने पहले अपने फ्रेंड कॉनर और फिर जूडिथ को कॉल किया था, बाद में अपने हाथ खोले। पर डाउट की बात ये थी कि बंधे हाथों से उसने फोन कैसे किया। रॉबर्ट के शक का बीज अब बड़ा होने लगा और उसे पुख्ता करने के लिए फौरन कॉनर से मिला। मरी के केस से रिलेटेड पूछताछ की कॉनर ने बताया कि पहले वो डेट करते थे, फिर ब्रेकअप हुआ और उस दिन रेप के बाद जो भी हुआ उसे मरी ने फोन पर बताया था। वो सब एक एक करके रॉबर्ट को बता दिया। उसे तो सब कुछ सही ही लगा और इसमें मरी की कोई गलती नहीं। इधर मरी काम पर थी मगर उसका दिमाग कहीं और ही था। डिप्रेशन की वजह से डांट भी सुननी पड़ी, जिससे चुपचाप कोने में बैठी कि
तभी रॉबर्ट का कॉल आया। वो फिर से मरी को पुलिस स्टेशन आने के लिए बुलाता है क्योंकि उसके बयान में कुछ गड़बड़ था। डिटेक्टिव प्रूट भी इस बात पर जोर दे रहा था कि मरी अगर सच बोल रही है तो मरी के कमरे से आरोपी के फिंगरप्रिंट्स या फिर कोई सबूत क्यों नहीं मिले। मरी के ऊपर ही डाउट कर रहे थे। मरी के फाइल में लगातार फॉस्टरिंग पेरेंट्स के बदलने और एडॉप्शन की लिस्ट देखने के बाद रॉबर्ट को बुरा लग रहा था कि बच्चों को पाल नहीं सकते तो पैदा करना ही गलत है। दरअसल मरी की बायोलॉजिकल माँ ड्रग एडिक्ट थी और उसे डॉग फूड खिलाती थी। बाप माँ बेटी को छोड़ किसी और के चंगुल में था। मरी तब से 2-2 साल औरों के ही घर पली फॉस्टरिंग के सहारे, यानी काफी संघर्षपूर्ण रही मरी का अब तक का जीवन। मरी के आने पर रॉबर्ट बोला कि उसके अस्पताल वाले बयान में उसने कैंची से हाथ खोलने के बाद फोन करने का जिक्र किया है, जबकि पुलिस बयान में फोन करने के बाद हाथ खोलने की बात है। कहीं न कहीं कॉर्नर के बयान भी मैच नहीं हो रहे कि तुमने फोन अपने पैरों से किया। मरी अपने बयान को लेकर खुद ही कंफ्यूज थी। शायद ऐसे हादसे के बाद बहुत होशियार या हाई IQ वाले भी अपने सही दिमागी हालत में ना रहे, फिर तो उसकी उम्र ही क्या थी, और वो भी बचपन से प्रताड़ित। डिटेक्टिव रॉबर्ट उसे एक कहानी सुनाते हैं जिसके मुताबिक एक अनाथ लड़की बिल्कुल अकेली, उससे कोई बात नहीं करता। फॉस्टर केयर में उसके साथ क्या होता आया ये बस उसे ही पता है। और तो और उसके बॉयफ्रेंड से उसका ब्रेकअप होने के बाद तो वो बिल्कुल टूट गई और अटेंशन पाने के लिए उसने रेप की एक झूठी कहानी बनाई ताकि अटेंशन मिल सके, लोग उससे बातें करे, उससे नोटिस करे। क्यों, ये तुम्हारी कहानी है ना मरी। ये सुनकर मरी को जैसे धक्का लगा, पर उसे और बुरा लगा जब रॉबर्ट ने बताया कि उसकी फॉस्टर मॉम जूडिथ को भी ऐसा ही लगता है। वो रोने लगी, दबाव बनाते हुए पूछने पर क्या वाकई कोई रेपिस्ट है। तुम्हारी पूरी कहानी झूठी थी ना। इन सवालों के बदले कुछ न बोल पाई, बस रोते हुए सिर हाँ में हिलाया। बयान लिखित में दो। तो उसने बयान लिखना शुरू किया। लिखने के बाद पुलिस वाले उसके लिए पानी और चिप्स लाए और उसे जाने को कहा और बोल दिया कि अब तुम जा सकती हो। पर इस बार उसने बयान फिर से नई तरीके से लिख कर दिया। उसका खुद का मन भी असमंजस में था। शायद उसने लिखा था कि मैंने सपने में देखा कि मेरा रेप हुआ है और जब जागी तो सपना भी सच जैसे लगा। दोनों डिटेक्टिव ने फिर से उसे बिठा दिया क्योंकि उसने अभी अभी बयान दिया था कि कोई रेपिस्ट नहीं है, तो ये सपने देखने वाली बात कहाँ से आ गई। पर दोनों पुलिस वालों को धमकाने और रुआब के वजह से उसे वापस बयान बदल कर लिख कर देना पड़ा कि उसका रेप नहीं हुआ है। मुंह लटका कर बस में बैठी और सीधे जूडिथ के पास पहुंची। काटो तो खून नहीं, गुस्से में उबलती वो जूडिथ पर बरस पड़ी कि उसने पुलिस वालों को क्यों कहा कि मैंने रेप की मनगढ़ंत कहानी सुनाई है। जूडिथ समझाती रह गई कि उसने केवल पुलिस वालों को उसके बैकग्राउंड के फाइल्स के बारे में बताया था। मरी उसकी कोई बात नहीं सुनती और अपनी साइकिल छीन बारिश में भीगती हुई घर की ओर चल पड़ी। सुबह उसके काउंसलर्स और वार्डन उसे ऑफिस में अलग ही डांटने लगे कि उसने जो किया वो बेहद निंदनीय है। इससे हर वो लड़की का हक मारा जाएगा या झूठा समझा जाएगा जिसके साथ रेप हुआ है या छेड़खानी। पुलिस वाले यही समझेंगे कि यहाँ के बच्चे बस कहानी बनाते हैं। ये सुनकर मरी वापस अपने पुराने बयान पर आ गई कि वो सच कह रही है कि उसका शोषण हुआ है। अब उसे वापस पुलिस स्टेशन ले जाया गया। शोषण हुआ है इतना सुनते ही डिटेक्टिव प्रूट्स को बहुत गुस्सा आ गया। लाई डिटेक्टर के पास ले जाने की धमकी भी दी। कंप्यूटर एक बार सवाल पूछेगा रेप हुआ है या नहीं, और अगर लाई डिटेक्टर में प्रूफ नहीं हुआ तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। पुलिस का टाइम खराब करना एक क्राइम है। इससे तुम्हारा गवर्नमेंट अलाउंस पर भी असर पड़ेगा। तुम्हें सरकारी अपार्टमेंट से भी निकाल दिया जाएगा। शायद ऐसे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब उसे कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं करना। उसकी कहानी झूठी है ये बोलकर वापस आ गई। पहले सब उसे सिंपैथी देने आए थे, फिर सब आए, लेकिन सिंपैथी देने नहीं भला बुरा सुनाने आए। बारी बारी सब। इस पर वो कुछ बोलना तो चाहती थी मगर हलक से आवाज ही नहीं निकली। जैसे सब अपनी मन की भड़ास निकाल कर चले गए, पर वो किससे क्या कहे, अब जिक्र क्या करे। घर से निकल यूं ही बेमकसद चलने लगी। मन की सुकून नहीं, जैसे इतना चले जब तक पैरों से लहू न निकले। एक जगह पहुंची, ब्रिज से नीचे झांका तो नीचे पानी बहती नदी उसे अपनी ओर बुला रही। मन तो आया सब कुछ खत्म कर ले तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इस सीन पर हमें एक जाना पहचाना चेहरा याद आता है, बेबसी भरा। आयशा, क्या आपको भी याद आया? पर ब्रिज से कूदने की हिम्मत नहीं हुई। तभी एक गाड़ी हॉर्न बजाती गुजरी तो वापस उसे अपना ध्यान आया। फिर वापस आकर ब्रिज पर बैठ गई, खूब रोई। दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसे लम्हे आते हैं जब अंदर हमारा दिल रो रहा होता है और बाहर सिर्फ सूनापन। अंदर इतना दर्द होता है ना कि बाहर का कोई भी दर्द
छोटा लगे। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? कुछ देर बाद समझ आया कि घर वापस चलना चाहिए, तो उसने अपनी फ्रेंड अमेलिया को फोन किया कि वो किसी ब्रिज पर है, लेकिन पता नहीं कहाँ। अमेलिया ने उसे ढूंढा और घर पहुँचाया, पर आज उसने वो कहा जिससे उसका दिल और टूट गया। अगली बार मुझे फोन मत करना। अगले दिन डिटेक्टिव रॉबर्ट ने मरी के पुलिस रिपोर्ट को ऑफिशियली क्लोज कर दिया, लेकिन मरी की कहानी न्यूज और सोशली फैल चुकी। न्यूज वालों को अपने अपार्टमेंट के गेट पर देख वो वापस आकर छिप गई और तब तक छिपी रही जब तक कि वो चले नहीं गए। इस चक्कर में काफी लेट काम पर पहुंची। उसकी लेडी बॉस नाराज थी। मरी ने बहाना बनाना शुरू किया कि किसी ने उसके अपार्टमेंट का दरवाजा लॉक कर दिया था, वो फंस गई थी। पर उसकी तो एक ही बात थी, टाइम पे आओ या फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं। आगे की कहानी सुनिए मेरी सहेली की जुबानी। दूसरी तरफ एक और कहानी शुरू होती है। लिनवुड से 20 घंटे की दूरी पर है कोलोराडो। वहाँ एक ब्लैक हिल्स नामी आइसोलेटेड पर्वत है, जहाँ पर एक इंटरमीडिएट की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। डिटेक्टिव केरन विक्टिम का बयान लेने पहुँचती है। पीड़िता का नाम है एम्बर। वो शिकागो की रहने वाली है। कॉलेज में एडमिशन लेने यहाँ शिफ्ट हुई और अपार्टमेंट के किसी कमरे में अकेले रहती थी। अपने बयान में एम्बर ने बताया कि वो देर रात अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, इसलिए रात के 12 बजे सोई। जब गहरी नींद में सो गई तो एक नकाबपोश अंदर घुस आया और गन दिखाकर एम्बर के ही शूलेसेस से उसको बांधा। फिर 4 घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म किया। खुद की जान बचाने के लिए एम्बर भी उसका साथ देने का दिखावा करने लगी। नकाबपोश ने बताया कि वो काफी ट्रैवल करता रहता है, उसे घूमना पसंद है, 4 भाषाएं जानता है, हाइट 6 फुट थी, रंग गोरा, आंखें ब्राउन और उसके बाएं पैर पर बर्थ मार्क था। डिटेक्टिव कैरन ने सबूत ढूंढने की लाख कोशिश की, मगर सिर्फ एक जूते की निशान थे बस। घर में फोर्स एंट्री और दुष्कर्म करने के भी सबूत नहीं मिले। उसने हैंड ग्लव्स पहना था, इसलिए फिंगरप्रिंट मिलने का तो कोई चांस ही नहीं था। दुष्कर्म के बाद उसका डीएनए मिटाने के लिए उसने एम्बर को 20 मिनट तक अच्छे से नहलाया और उसके बेडशीट्स, अंडरगारमेंट सब लेकर भाग गया ताकि उस पर कोई सबूत नहीं मिले। पुलिस का सामना ऐसे अपराधी से था शायद जो सबूत मिटाने में माहिर था। बयान वगैरह लेने के बाद एम्बर का मेडिकल वगैरह सब कुछ हुआ, जिसके बाद वो अपने क्लासमेट के घर रहने चली गई। दूसरी तरफ अब हम मरी को देखते हैं, जो काम से घर लौटी ही थी कि तभी उसके वार्डन ने उसे बुलाया। उसके मुताबिक उसकी झूठी कहानी की वजह से पनिशमेंट के तौर पर उसे हर रोज शाम 8:30 बजे तक घर लौट आना होगा और यहाँ उनके पास हाजिरी लगानी होगी, 15 मिनट तक बात करनी होगी। परेशान मरी उनसे प्रार्थना करने लगी कि ऐसी गलती वो दोबारा क्यों करेगी, इसमें तो उसका ही सब कुछ खत्म हुआ है। सब उससे नफरत करते हैं, पर उनके फैसले के आगे उसकी एक न चली। घंटों साइकिल चला के 8 बजे कोलिन के घर पहुंची। घर पर कोलिन नहीं थी, कहीं गई हुई थी। उसके फॉस्टर डैड थे, मरी के लिए बहुत परेशान थे। उसे गले लगाकर सांत्वना देने के बाद मरी ने उनको बताया कि उसे नई वाली मूवी देखनी है। उसके डैड ने मना कर कहा कि अभी कोलिन तो नहीं है, जब वो रहेगी तब आना। मरी को पहले समझ नहीं आया, वो तो कभी नहीं रोकते, पर बाद में बात समझ आई। अब लोगों को उस पर भरोसा नहीं रह गया है। कल को वो किसी को बोल दे कि उसके फॉस्टर डैड ने उसके साथ कुछ गलत किया। शायद यही थी डर की वजह। मरी समझ गई कि उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई। इधर डिटेक्टिव कैरन आज का काम खत्म करके घर आई। हस्बैंड पुलिस ऑफिसर है, 2 बेटियां हैं और खाना खाते हुए उसने एम्बर और उसके अपराधी का जिक्र किया। पिल्लो कवर, बेडशीट, अंडरगारमेंट सब गायब कर दिया। यहाँ तक कि दुष्कर्म करने के बाद लड़की को तब तक नहलाया जब तक कि उसके शरीर पर से डीएनए वगैरह अच्छी तरह से धुल न जाए। हस्बैंड मैक्स को शक हुआ कि कोई पुलिस डिपार्टमेंट का ही आदमी होगा या वैसा ही कोई। ऐसा केस मैक्स के पुलिस स्टेशन में भी आया था। डिटेक्टिव ग्रेस से मिलो, एक होनहार पुलिस ऑफिसर है। ग्रेस जिसकी गिरफ्त से कोई मुजरिम नहीं बच पाता था, मगर इस बार वो भी अपराधी को नहीं पकड़ पाई। इतने में डिटेक्टिव कैरन भी उनसे मिलने पहुंची और एम्बर के केस की सारी डिटेल्स देने लगी। इससे ग्रेस हैरान हुई कि यहाँ भी आरोपी ने विक्टिम को नहलाया, उसके फोटोज खींचे और बेडशीट वगैरह लेकर भाग गया। ग्रेस आज विक्टिम सैरा के पास पहुंची, जो लगभग 50 साल की थी,
जिसका शोषण हुए 1 महीने से भी ऊपर हो चुके थे। ग्रेस काफी दुखी थे कि अब तक वो आरोपी को पकड़ नहीं सकी। सारा ने आज एक नई बात बताई। दुष्कर्म होने के कुछ दिन बाद उन्होंने ध्यान दिया कि उनका एक कैमरा गायब हो चुका है। सोनी का कैमरा, शायद वो रेपिस्ट उसे चुरा ले गया। वहाँ से बाहर निकलती ही डिटेक्टिव कैरन ने ग्रेस को बताया कि पिंक कलर का साइबर शॉट कैमरे से ही एम्बर की फोटो खींची गई। यानी सेरा के घर से कैमरा चुरा कर ही एम्बर पर यूज हुआ है। यानी हो न हो गुनाहगार एक ही आदमी है। दूसरी ओर मरी आज काम कर रही थी कि तभी अचानक जुडिथ आकर उससे मोबाइल छीनने लगी। मरी को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रही है। कुछ बताने से पहले ही उसकी नजर लगातार आ रहे मैसेज पर पड़ी। लोग उसे भद्दी भद्दी गालियां लिख लिख कर भेज रहे थे। दरअसल उसके किसी क्लासमेट या फ्रेंड ने उसके दुष्कर्म की अफवाह वाली बात मरी के नाम और नंबर के साथ इंटरनेट पर वायरल कर दिया। और वही हुआ जिसका डर था। सोशल मीडिया और पर्सनल मैसेजेस पे लोगों ने अपनी भड़ास निकाली। साइकिल निकाल कर घर की ओर भागी और घर जाकर खूब रोई। सोच रही थी कि इतना पैसा होता कि इस शहर से कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाती जहाँ पर उसे कोई नहीं जानता हो, पर पैसे ही तो नहीं थे। अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और डर के मारे वो बिस्तर में छिप गई। दरवाजे पर किसी के दस्तक देते ही मरी काफी डर गई थी। पता चला कि बाहर उसका एक्स बॉयफ्रेंड कॉनर था। मरी के फॉल्स रेप वाली वायरल पोस्ट पर वो उससे मिलना चाहता था ताकि उसकी हिम्मत बांध सके। फिर वो मरी की फेवरेट जगह समंदर के किनारे जाकर दोनों यूं ही घंटों तक बैठे रहे। पर बात कैसे हो, कौन करे, दोनों के दिल में बोझ था। जब कॉनर ने वापस चलने को कहा तो जाकर मरी ने आज अपने दिल की गहराइयों में दबाया किस्सा सुनाया जो उसने किसी को नहीं बताया। जब वो छोटी थी तो उसका एक फॉस्टर डैड ने उसका फायदा लूटा था। जब मरी उसे दांत काटकर रोकती तो वो उसे बहुत मारता भी था। फिर भी ये सब भूलकर मरी ने बदमाश बनने का फैसला किया ताकि लोग तंग न करे, पर कोई फायदा नहीं। कॉनर ने कहा कि दिल छोटा करने की जरूरत नहीं, समय हर जख्म को भर देता है। फिर वो उसे खुश करने के लिए अपनी गाड़ी चलाने को देता है। दरअसल मरी का सपना था कि वो पैसा कमाकर एक दिन खुद की गाड़ी खरीदेगी और फिर जहां मर्जी वहां जाएगी। स्टीयरिंग हाथ में आते ही वो पल भर में सब कुछ भूल बैठी। दूसरी तरफ डिटेक्टिव ग्रेस अपने शहर के सारे सेकंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने वालों के पास गई। सोनी के कैमरे का कुछ पता नहीं चला। डिटेक्टिव कैरन काफी परेशान हो गई। तब जाके उसके दिमाग की बत्ती जली कि वो रेपिस्ट सबूत मिटाने के बारे में काफी कुछ जानता है। यानी यह भी तो जानता होगा कि एक जिले की पुलिस दूसरे जिले की केसेस से डील नहीं करती। यानी एक जगह के केस एक ही जगह पे रहते हैं। हर बार अलग जिले में क्राइम करने पर वो बच के निकल सकता है। इस आइडिया को बेस बनाकर कैरन ने 2006 से अभी तक यानी 2011 तक के सारे अलग डिस्ट्रिक्ट्स के रेपिस्ट का डेटा निकाल लिस्ट लेकर ग्रेस के पास पहुंच गई। ग्रेस वेस्टमिंस्टर की पुलिस डिपार्टमेंट में थी और कैरन दोनों के पुलिस स्टेशन अलग थे। कैरन का यहाँ आ उसके काम में दखल अंदाजी देना ग्रेस को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन जब कैरन ने लिस्ट दिखाकर पूरी बात समझाई तो दोनों ने ये लिस्ट आधा आधा बांटकर उन सारे केसेस के इन्वेस्टिगेटर्स से बात कर डिटेल्स पूछने लगे। अगली सुबह ग्रेस के लिस्ट में से 2 लोग ऐसे मिले जिन्हें आरोपी ने चाकू दिखाकर शूलेसेस से उनको बांधा और दुष्कर्म करने के बाद 20 मिनट तक नहलाया और फिर पिलो कवर, बेडशीट वगैरह लेकर भाग गया। उनमें एक 65 साल की उम्र दराज महिला थी। तुरंत उस बॉयज हॉस्टल में डोरिस के पास पहुंची। 5 साल पहले जब डोरिस के पति के गुजरने के बाद बॉयज हॉस्टल में काम करना शुरू किया था ताकि बच्चों के बीच वो अपना गम भुला सके। सब बच्चे उनको अपनी प्यारी दादी मानते हैं। दुष्कर्म होने के बाद एक बच्चा तो हर शाम उनको छोड़ने जाता। वैसे ग्रेस और कैरन जिस सिलसिले में आई थी वो बताना शुरू किया तो पता चला कि इनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसे एम्बर और सेरा के साथ हुआ। डोरिस को लगा वो टब में डुबाकर
उन्हें मार देगा, पर सिर्फ नहाने को बोला। यहाँ से पूछताछ करने के बाद उन दोनों ने मिलकर कुछ पुलिस वालों की भी लिस्ट बनाई जिनके ऊपर छेड़खानी या शोषण के आरोप लगे थे। इधर मरी काम और फिर स्कूल से छूटकर 8:30 बजे वार्डन के पास हाजिरी लगाने पहुंची। उसने एक लिफाफा दिया जो मरी के नाम से आज ही आया था। पता चला पुलिस वालों ने ही उस पर फॉल्स रिपोर्ट दर्ज करने के लिए क्रिमिनल चार्ज ठोक दिया है। वो तुरंत घबरा गई कि उस पर क्रिमिनल चार्जेस लगा तो उसका कैरियर बनने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो परेशान होने लगी। किसी तरह वार्डन ने उसे यह कहकर शांत कराया कि जो भी होगा उसे वो कल सुबह देख लेगी। अगली सुबह अकेली ही वो किसी तरह पता वक करके सरकारी दफ्तर पहुंची। उसके साथ कोई भी नहीं था। लेडी स्टाफ ने उसके नोटिस को चेक किया तो पता चला कि उसने कोर्ट की एक तारीख मिस कर दी है इसलिए उसके नाम का तो अरेस्ट वारंट तक निकला है। लेकिन मरी को तो कोर्ट का नोटिस कल शाम को ही मिला। सारे डिटेल्स चेक करने के बाद पता चला कि कोर्ट का नोटिस किसी और पते पर भेजा गया, 5 साल पहले जहाँ फोस्टर की गई थी। मरी की इसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा मानते हुए जज ने वारंट हटा दिया, लेकिन उसे आज ही शाम 4 बजे तक अपने वकील के साथ जज के सामने हाजिर होना होगा। मरी के पास तो कोई वकील नहीं है। स्टाफ की मैम ने परेशानी समझी और एक सरकारी वकील के पास उसको लेकर गई, लेकिन वो वकील कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। मरी चुपचाप बगैर कुछ कहे सुने खड़ी रही तो उससे भी तरस आ गया। उससे डिटेल्स पूछकर 4 बजे जज साहिबा के सामने मरी को लेकर हाजिर हुआ। जज ने अपने कड़क अंदाज में पूछा, मरी एडलर, क्या आपकी रिपोर्ट फॉल्स रिपोर्ट थी? क्या आप मानती है आपने जुर्म किया है? उसने जुर्म स्वीकार नहीं किया, बस चुपचाप खड़ी रही। इसलिए उसे 30 दिन बाद की अगली तारीख मिल गई। जुर्म स्वीकार लेती तो उससे तुरंत जेल होता और $5000 तक का जुर्माना। पर जैसा कि अब 30 दिन का टाइम मिला है, इसमें वो कुछ न कुछ कोशिश करेगी। उधर कोलोराडो में आज एक स्पेशल मीटिंग की जा रही है। अलग अलग पुलिस स्टेशन से डिटेक्टिव इकट्ठा हुए हैं। डिटेक्टिव कैरन ने उन्हें बुलाया था और उसके असिस्टेंट ने उन सबको उस अपराधी के शोषण करने के तरीके के बारे में बताया। डिटेक्टिव माया के अंडर में भी 1 साल पहले ठीक ऐसे ही केस आया था। ब्लैक मास्क पहने आरोपी ने लिली नामी लड़की के घर में घुस जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन कोई डीएनए के सबूत नहीं थे और वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया था क्योंकि लिली बालकनी से नीचे कूद गई थी, जिससे उसकी कमर टूट गई। अगली सुबह ग्रेस और कैरन लिली का बयान लेने उसके घर पहुंचे, पर उसकी माँ भड़क गई कि आप क्या तहकीकात करेंगे जब 1 साल से केस ठंडे बस्ते में दबा दिया। पर रिक्वेस्ट करके वो लिली से मिले। लिली ने बताया कि जब नकाबपोश चाकू लेकर उसके रूम में घुसा, वो चिल्लाते हुए बालकनी से कूद गई। कमर तो टूटी ही, उसके फेफड़ों में बुरी चोट लग गई और पैरों में भी चोट लगी। महीनों तक बेड पर लाचार पड़ी रही। काम तो मिलने से रहा, पर इलाज में सारे पैसे खर्च हो गए। पल भर में वो मास्क वाला उसकी लाइफ की ऐसी तैसी करके चला गया, मगर पुलिस कुछ न कर पाई। उल्टा लिली को लाई डिटेक्टर के सामने डाल दिया। जब उसमें भी वो पास हुई, फिर भी वो आरोपी को पकड़ा नहीं गया। उधर मरी की कहानी सब जगह फैल चुकी थी। स्टोर के बॉस ने उसे मॉल के लोडिंग डेक में डाल दिया जहां कोई उसे देख न पाए, पर जब छुट्टी का समय हुआ तो वहां के सीनियर उसे बदतमीजी करने लगा। वो अंदर ही अंदर बिल्कुल घबरा गई। उसने कहा वो तो प्रैंक कर रहा था। वहां से निकली तो गेट पर कॉर्नर उसके लिए मिल्क शेक लेकर खड़ा था। उसे अपनी कार में लिफ्ट देकर घर तक छोड़ने आया था, पर मरी न जाने किस मिजाज में थी। उसने मना कर दिया कि उसे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। उसने अपनी सारी परेशानी कॉर्नर पे ही निकाल दी। सब सिर्फ कहते हैं, अंत में उसे ही सब कुछ खुद ही झेलना पड़ता है। उसे बुरा लगा, उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। उसे उसके साथ इस तरह से गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए। जिस पर मरी ने कुछ ऐसा कहा जो बात अंदर तक कचोट कर रख देता है कि गलत होता क्या है, किसी के साथ गलत होने पे कैसा महसूस होता है उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। लोडिंग डेक में एक कमीना है जिसने छेड़खानी की, उसको जाकर पीटोगे क्या? मुझे किसी का दिखावा नहीं चाहिए। इस तरह कॉर्नर के साथ भी उसकी दोस्ती खत्म हो जाती है और ऊपर से ये सब देख बॉस आकर चिल्लाने लगी कि यहाँ तमाशा मत करो। पर आज मरी नहीं रुकी। उसने उसे भी जमकर सुनाया। जितनी भी फोटोज थी दोस्तों और दोस्ती की सब डिलीट कर दिया। फिर ड्रिंक लेने गई, लेकिन आईडी के हिसाब से वो छोटी थी इसलिए ड्रिंक अलाउ नहीं था। शॉप के बाहर एक लड़के लड़कियों का ग्रुप मिला जिनसे अपने लिए ड्रिंक खरीदवा कर उनके साथ फुल पार्टी करके रात के 2 बज चुके थे। बेका उसी की आने के इंतजार में बैठी थी।
फिर क्या था, उसे रूल्स ब्रेक करने की वजह से अपार्टमेंट से निकाल दिया गया। अगली सुबह वो जूडिथ के पास पहुंची। नौकरी और घर दोनों ही नहीं रहे उसके पास। जूडिथ को बताया कि वो हफ्ते के अंदर दूसरी जॉब ढूंढकर अपने रहने खाने का बंदोबस्त कर लेगी, बस कुछ दिन साथ रहने दो। इधर कोलोराडो में जो 4 रेप केस हुआ था, एक ऑफिसर मैपिंग सॉफ्टवेयर से उन चारों क्राइम सीन के आसपास घूमती गाड़ियों का लिस्ट बना रहा था, तो पता चला कि लेकवुड में भी 3 दिन पहले विक्टिम के पड़ोसी ने एक व्हाइट ट्रक रिपोर्ट की थी, क्योंकि वो ट्रक वाला कई दिनों से उनके घर के आसपास चक्कर लगा रहा था। गाड़ी के नंबर प्लेट की मदद से उसकी डिटेल्स निकालकर दिन रात उस पर नजर रखने लगे, ताकि जैसे ही वो अपने अगले शिकार पर निकले ये उसे रंगे हाथों दबोच ले। अगली सुबह वो शख्स एक लड़की के साथ घर से बाहर निकला और रेस्टोरेंट पहुंचा। कैरन भी टीम के साथ रेस्टोरेंट पहुंच गई और बैठ गई। डीएनए सैंपल के लिए सबूत के तौर पर उसके इस्तेमाल किए चीजें कलेक्ट कर ली। उधर ग्रेस घर की तलाशी लेने पहुंची। लगा कि घर खाली होगा, मगर वहाँ एक और आदमी मौजूद था। सफेद ट्रक का लाइसेंस इसी के नाम पर था। उसका नाम था क्रिस मैकार्थी। ग्रेस ने उसे गुमराह किया कि वो चोरियों की पूछताछ कर रहे हैं। उसे एक चोर का स्केच भी दिखाने लगी। उधर मरी के वकील ने आउट ऑफ कोर्ट जज और जूरी को कन्विंस कर एक रास्ता निकाल लिया था। उसे सुपरवाइज्ड प्रोबेशन में रहना होगा। प्रोबेशन ऑफिसर के निगरानी में कभी भी चेकिंग कर सकता है। उसके कंडक्ट वगैरह का उसके झूठे रिपोर्ट के चलते सिस्टम को $500 हर्जाना भरना पड़ेगा। साथ ही अगर वो 1 साल तक किसी भी प्रकार का कोई जुर्म नहीं करती है तो उसका रिकॉर्ड पूरी तरह से क्लियर हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि पुलिस के हलफनामे के खिलाफ केस लड़कर अपनी बेगुनाही साबित करे, पर केस हारने पर $50,000 का जुर्माना हो सकता है या जेल भी। अब मरी क्या करती? कोर्ट कचहरी में उलझने की ना तो उम्र थी, ना तजुर्बा, ना ही कोई साथ था। मरी ने $500 जूडिथ से उधार मांगी, ये कहते हुए वो उन्हें इंटरेस्ट के साथ लौटा देगी और अगले हियरिंग में 1 साल का प्रोबेशन पीरियड एक्सेप्ट कर $500 का फाइन भर दिया। बस 1 साल सब ठीक रहा तो लगे चार्जेस हटा लिए जाएंगे। इधर गोल्डन और वेस्टमिंस्टर की पुलिस एक्टिव मोड में आ चुकी थी। अभी तक इनके पास कोई एविडेंस नहीं था, पर अब 2 सस्पेक्ट है। वो दोनों भाई कहाँ आ रहे कहाँ जा रहे, पल पल की खबर रखी जा रही थी। एलिना ने क्रिस मैकार्थी की पूरी डिटेल्स निकाल ली। वो यूएस मरीन्स के 3rd डिवीजन में था और कई भाषाएं भी जानता था। इससे सारा शक उसी पर बनता था। आधी रात को खबर मिली कि जो एम्बर के यहाँ से 7-8 डीएनए सैंपल्स मिले थे वो मैकार्थी ब्रदर्स के डीएनए से मैच कर गए हैं, यानी उन्हीं दोनों भाइयों में से कोई एक आरोपी है। एक आदमी के डीएनए से पूरे परिवार का डीएनए मैच करता, इसलिए दोनों के बीच अभी फैसला थोड़ा मुश्किल था। अगली सुबह मैकार्थी के घर पर छापा पड़ा। कैरन ने बर्थ मार्क चेक किया, फिर उसे और उसके भाई को हिरासत में ले लिया। दूसरी तरफ मरी आए दिन जिंदगी से लड़ रही थी। अब वो हर हफ्ते थेरेपिस्ट के पास जाती, दूसरा काम ढूंढ कर गुजारा कर रही थी। इधर जब मैकार्थी के घर को चेक किया गया तो सबूतों के भरमार मिलने शुरू हो गए। वो जिन भी लड़कियों का रेप करता उनके कपड़े अपने घर पर ही लाकर छिपाता था। कंप्यूटर में 30 लड़कियों के नाम से अलग अलग एनक्रिप्टेड फोल्डर मिले, जिसे फाइनली थोड़ी टेक्निकल असिस्टेंस के बाद रिकवर किया गया और सच का डरावना पहलू सामने आ गया कि कोई इतना भी घिनौना अपराधी हो सकता है। जिन विक्टिम्स के नग्न फोटो लिए थे उनको देख रहे थे, तभी उन्हें एक छोटी लड़की की फोटो मिली, लिनवुड की रहने वाली एडलर मरी की। डिटेक्टिव ग्रेस ने लिनवुड पुलिस स्टेशन फोन कर आज कई साल पहले के उनके केस के बारे में बताया। डिटेक्टिव रॉबर्ट को फोटोज भी भेजे जो मरी के रेप के दौरान लिए गए थे। रॉबर्ट खामोश था, उनसे भूल हो चुकी है, इसका पश्चाताप तो करना पड़ेगा। अगले शाम मरी से मिलने गया। पहले तो मरी सोच में पड़ गई कि ये उससे अब क्या लेने आए हैं। फिर जाके रॉबर्ट ने उसे कोलोराडो के केस और सीरियल रेपिस्ट के बारे में बताया कि उसके पास से मरी के साथ रेप के दरमियान खींचे गए 8 फोटोज मिले हैं, यानी वो सही थी। सबूत ना मिलने की वजह से उनसे और सिस्टम से गलती हो गई। फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए $500 का चेक पकड़ा कर चुपचाप चलता बना। पर अब मरी की बारी थी अपने वॉर की। अगले दिन मरी अपने वकील के पास पहुंची, ये जानने के लिए कि उसे पुलिस वालों पर केस फाइनल करने के लिए क्या करना होगा।
होगा। तो उन्होंने उसे एक वकील का नंबर दिया जो इस तरह के केस देखता है। मिलकर मरी ने अपने साथ हुए पूरे हादसे और कंडीशन के बारे में बताया कि इस पूरे हादसे में उसकी नौकरी, घर परिवार, दोस्त, रिश्ते नाते सब खत्म, उसकी जिंदगी तबाह हो गई। बस सिस्टम को इस बात का एहसास दिलाना चाहती है कि उसके साथ गलत हुआ है। कार्रवाई आगे बढ़ी। कुछ दिनों के बाद मकैती को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर लिली और उस जैसी जितनी भी लड़कियों और औरतों को असॉल्ट के बाद जो भी परेशानियां झेलनी पड़ी, उनकी जो मानसिक दशा हुई, उनका बयान लिया गया। इन लड़कियों और महिलाओं पर अत्याचार, रेप करने के जुर्म में मैकार्थी को 327 साल 6 महीने की जेल हुई। दूसरी तरफ मरी के केस को दबाने के लिए ऑफर्स भी आ चुके थे। इसके लिए उसे $1,50,000 का ऑफर आया था। मरी ने उसे स्वीकार कर लिया क्योंकि $1.5 लाख बहुत होते हैं। वकील ने समझाया कि उसे ये मामला आगे बढ़ाना चाहिए, शायद इससे भी बढ़िया ऑफर्स मिले। लेकिन मरी को बस उन्हें एहसास दिलाना था कि जो कि उसने कर लिया है और ये जो पैसे मिल रहे हैं उसे एक बेहतर जिंदगी शुरू कर सकती है, जो उसका सपना पूरा करने के लिए काफी है। मरी ने लाइसेंस बनवाया, एक गाड़ी खरीदी जैसा कि उसका सपना था और लिनवुड छोड़ किसी और शहर शिफ्ट हो गई। फिर एक रोज डिटेक्टिव कैरन का फोन नंबर निकाल उसे फोन कर उसका शुक्रिया अदा किया और इमोशनल होकर कह पड़ी कि मुझे लगा था कि दुनिया में कोई अच्छाई नहीं, सिर्फ बुराई है, मगर मैं गलत थी और शुक्रिया मुझे गलत साबित करने के लिए। और दोस्तों, इस तरह मरी एडलर की संघर्ष से भरी ये सच्ची घटना पर बनी सीरीज खत्म होती है।